जिंदाबाद दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से पोशंपा की ओर से ये पॉडकास्ट लेकर जिसका नाम है अक्कड़ बक्कड़। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक उपन्यास पर जो कि लिखा है हम सबके प्यारे गुलजार साहब ने। मुझे नहीं लगता कि मैं आज तक किसी ऐसे इंसान से मिला हूं जिन्हें गुलजार साहब, गुलजार का कोई भी काम, कोई कविता गाना पसंद ना। तो उन्हीं का ये शायद पहला उपन्यास है। कुछ लोग इसको उपन्यासिका कह रहे हैं और कुछ लोग इसको मुकम्मल उपन्यास नहीं है ऐसा कह रहे हैं, लेकिन क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है उस पर आज बहुत सारी बातें होंगी। मेरे साथ हैं हमारे पुराने साथी पुनीत कुसुम, हेलो सैज। और आज हैं हमारे साथ पथिक, जो कि हिंदी पंक्तियां से जुड़े हुए हैं और चलचित्र टॉक्स पर आपने इनका स्ट्रीम देखा होगा। हाय पथिक। हेलो हेलो सहज, हेलो पुनीत भैया। यस, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए आपके इस बहुत ही बेहतरीन से पॉडकास्ट में। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग सी आज की जो किताब है। तो होपफुली कि कुछ ऐसी ही मज़ेदार बातें होगी आज। बिल्कुल बिल्कुल, हमें हमें भी बहुत उत्सुकता है आप आए, आपका अपना समय निकाल कर आप आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सीधा इस नॉवल की बात करने अगर घुस जाएं तो मैं पवन के वर्मा, जिन्होंने इसका इंट्रोडक्शन किताब में भूमिका लिखी है, उसी से एक आध पंक्ति उठाकर फिर पथिक आपको सौंपूंगा और आपसे उसका तारुफ लेंगे। पवन के वर्मा लिखते हैं कि तसव्वुर कीजिए प्यार से तराशी हुई किसी नज्म के फैलकर एक फसाना बन जाने का, या फिर ख्याल कीजिए उस किस्से का जो अपनी ही अदा में सिमट सिमट कर एक कविता बन गया। तो पथिक, आपका इस इससे अलहदा या इससे जुड़ा हुआ क्या टेक है इस नॉवल पर, क्या तारुफ देंगे आप? तो सबसे पहले तो मेरे साथ ये हुआ था कि जब मैंने ये पहला शब्द पढ़ा तसव्वुर, तो मुझे गूगल करना पड़ा कि इसका मायना क्या है। फिर मुझे पता चला कविता। तो मेरे लिए ये था कि ये किताब में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ऐसे एटलीस्ट एक पेज पे 2 या 3 ऐसे शब्द निकल के आए जो मुझे नए सीखने को मिले, ऐसा था। अ, तो यहीं से शुरुआत होती है किताब का। ये जो भूमिका का पहला शब्द था तसव्वुर, वहीं से कि तसव्वुर कीजिए प्यार से तराशी हुई किसी नज्म के फैल कर एक फसाना बन जाने का। तो ये जिस तरीके से आपने शुरू में ही बताया कि इसके नॉवेल होने पर या उसके जो बातें हुई है, आई थिंक ये कहीं ना कहीं उसे भी एड्रेस कर ही रही है कि या फिर ख्याल कीजिए उस किस्से का जो अपनी ही अदा में सिमट सिमट कर एक कविता बन गया। हाँ हाँ, तो बिल्कुल राइट। जैसे एक एक नज्म और एक किस्से के बीच वाला जो कुछ होता है कि ना उतना ज्यादा लंबा, ना कविता जितना कुछ छोटा सा, और ऐसे ही काव्यात्मक ढंग से लिखा हुआ कुछ जो है वो उपन्यास हमारे सामने है आज। तो मेरे ख्याल से मैं तो यही समझता हूँ, जैसे मानव कौल की वो जो किताब में लिखा है कि न कहानी न कविता और तुम्हारे बारे में, उसी तरीके से आई थिंक इसे हम समझ सकते हैं कि कोई एक तरीके से ना देखा जाए पर एक काव्यात्मक ढंग से लिखी हुई ये किताब। तो ऐसे जी देखता जी। भैया मैं चाहूंगा आप इसका बताएं कि ये है किस बारे में और क्यों, अगर कोई पढ़े तो इसे क्यों पढ़ना चाहिए उसे। हाँ, तो जो गुलजार का नॉवल है, दो लोग। तो ये जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था 1947 में, उसको आधार लेकर एक नॉवल लिखा गया है। और ये जो दो लोग हैं, ये भी एक मेटाफर की तरह यहाँ काम करता है। इंडिया और पाकिस्तान को ही दो लोग मान लिया गया है। और वो किस तरह से, आई थिंक इसके जो कवर पे लिखा हुआ है कि हम एक थे, एक अलग हो गया, अब हम दो लोग हैं। तो अगर इस नॉवल का जो तारुफ देना हो तो ये कुछ, आई थिंक 10-11 शब्द में हम इसका नॉवल का तारुफ दे सकते हैं। और पढ़ा क्यों जाना चाहिए, मुझे ये लगता है कि अ, हमारा जो इतिहास है, हिंदुस्तान का जो इतिहास है, उस इतिहास में इससे बड़ी त्रासदी तो शायद हमने हमने अपने सामने शायद ना देखी हो। और ये त्रासदी इतनी इतनी दुखद है, और इसके जो कारण थे वो कारण आज भी इतने जिंदा हैं। अ, इतने इतने हमारे सामने हैं, इतने ऑन द फेस हैं कि हम इस त्रासदी को या इसके कारणों को भूलना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते।
हम भूल नहीं भी रहे हैं, लेकिन वो फिर भी हमारे कारण वो हमारे पीछे पड़े हैं। तो आई थिंक ये पढ़ा तो इसलिए जाना चाहिए, जितने भी पार्टीशन पर जो भी उपन्यास हैं, रचनाएं हैं, आई थिंक मैं तो इन उन सभी रचनाओं को शायद इसी तरह से देखता हूँ कि थोड़े थोड़े दिनों बाद हमें वो फॉर द सेक ऑफ इट भी पढ़ लेनी चाहिए, जिससे हमें उस सच्चाई का एक हमेशा हमारे जहन में वो, हाँ, ताजा रहे। बिल्कुल। और मैं तो इस बात से तो बहुत ही ज्यादा इत्तेफाक रखता भी हूँ कि हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कि आप जो कारण आपके सामने आज भी उतने ही प्रखर रूप से जिंदा हैं, उन्हें मिटा नहीं सकते, तो कम से कम उसको पढ़ के, जैसे अब वापस किताब में ही जाएं तो जब वो किताब सिर्फ 47 के पार्टीशन की ही बात नहीं करती है, उससे आगे इसके दो भाग और हैं, जिसमें सन 84 की तरफ भी वो बढ़ती है, और क्या उस दौरान जो कुछ दोहराया गया, और और भी न जाने कितने दंगे हमारे हिंदुस्तान में बार बार दोहराए जाते हैं। तो कहीं लिखा गया है कि जबकि तुम्हें पहले से ही चेतावनी दे दी गई थी इन सब कारणों को मिटाने की। और हम्म एक और बात यह है, जो शुरुआत में गुलजार भी अपने इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि पहली आलमी जंग को तो दूसरी आलमी जंग ने भुला दिया, और आलमी जंग यहाँ पर वर्ल्ड वॉर है, मगर दूसरी आलमी जंग को भूलते वक्त लगा, हजार हाँ फिल्में बनी और लाखों किताबें लिखी गईं, और वगैरह वगैरह की कितनी बात हुई है उस पर। और आगे यही लिखते हैं कि उससे भी लंबा वक्त लगा है हिंदुस्तान की तकसीम को भुलाने, 70 साल हुए, और अब भी जब हम आजादी की बात करते हैं तो पहले तकसीम का नाम आता है। लेकिन हो क्या रहा है कि साथ में ये भी कह रहे हैं कि उस पर इतनी फिल्में नहीं बनी जितनी बननी चाहिए थी, उस पर इतनी बातें नहीं की गई जितनी करनी चाहिए, उस पर इतनी किताबें नहीं है, उस पर इतना लिटरेचर नहीं है फिर भी जितना होना चाहिए। जैसे मैंने इससे पहले तमस पढ़ा है, भैया ने तमस पढ़ा है, और झूठा सच पढ़ा है। तो मेरे हिसाब से अगर, जैसा कि बुरा हाल है ही हमारे यहाँ स्कूलों में, और जो हिस्ट्री पढ़ाई जानी चाहिए, वैसे बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो खुद हिस्ट्री पढ़ते हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि हमारे यहाँ फैक्चुअल हिस्ट्री बता थोड़ा सा अभाव है ही। तो हमें इमोशनल हिस्ट्री या इस तरह से लिटरेचर के थ्रू जितनी हिस्ट्री मिले उसे देना चाहिए। दूसरा, मुझे उस पर भी वो एलिफेंट इन द रूम जैसा लग रहा है, बात कर लेना चाहिए कि 170 पन्नों का नॉवल है, बहुत ज्यादा लंबा नॉवल नहीं है, और बड़ी बड़ी इसकी लिखाई है अक्षर। तो इसकी जो लंबाई पर जितनी बहस है इसके आसपास, कि क्या ये नॉवल है, क्या ये नॉवेला है, क्योंकि गुलजार तो इसको कह देते हैं कि नहीं ये नॉवल ही है, फिर भी क्योंकि इसमें नॉवल के सारे, और दूसरी तरफ पवन के वर्मा साथ में कह देते हैं कि ये नॉवेला है भी, तो उसमें क्या कमी है, कि अगर इम्पैक्ट अपना बराबर छोड़ के जा रहा है, जिसमें पात्र मुकम्मल हैं, जिसकी काव्यात्मकता बची हुई है, और जो कुछ भी है, जो भी एक नॉवल के आप एलिमेंट्स मांगते हैं, वो जब इसमें सारा कुछ है, स्टोरी टेलिंग मुकम्मल है, पटकथा लेखन मुकम्मल है, तो फिर उसे नॉवल और नॉवेला के झगड़े में क्यों पड़ना। लेकिन आपका इस पर क्या टेक है, पथिक, आप बताइए। जी हाँ। तो मैंने कहीं पे पढ़ा था, मतलब ये कितना फैक्चुअली करेक्ट है या नहीं वो नहीं पता, लेकिन ऐसा पढ़ा था कि गुलजार साहब ने ही इस किताब के बारे में यही जो प्रश्न है उसके संदर्भ में ये कहा था कि हर एक छोटा कद का आदमी बौना नहीं होता। तो हम्म मेरे ख्याल से यही अपने आप में एक वो वाक्य है जो इस प्रश्न को अच्छी तरीके से कहीं एक जवाब की तरफ ले जाता है कि शायद वो हम मान सकते हैं कि ये छोटे कद की नॉवेल है या ऐसा कुछ, लेकिन वो अपने आप में कुछ लैक कर रही है ऐसा फील नहीं होता कभी भी। तो एंड जो आपने बात की भूमिका की, तो वहां पर भी एग्जांपल्स दिए ही गए हैं कि एनिमल फार्म है या द आउटसाइडर है या फिर ओल्ड मैन एंड द सी है। तो वो भी अपने आप में कैसे एक नॉवेल है, और उसी के साथ कंपेयर भी किया गया है कि इस तरीके की छोटी किताबें भी नॉवेल्स के हिसाब से कंसिडर हुई ही है, और वर्ल्ड का वन ऑफ दी जो बेस्ट लिटरेचर है उसमें कंसिडर होती है। तो जी। इस बात तो ज्यादा उतना इतनी बहस मुझे लगा नहीं था कि होनी चाहिए, लेकिन भूमिका में इसे पढ़ा तब मेरा ध्यान खास करके गया कि अच्छा, इस बात की भी एक कुछ हम्म कंफ्यूजन चल रहा है कि नॉवेल है नॉवेला है।
बट आई थिंक वो आंसर गुलजार का काफी मुझे सही लगा था कि हर बिल्कुल। छोटे कद का आदमी बौना नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन भैया मैं आपसे जानना चाहता हूँ फिर इस तजुर्बे में अंतर क्या है जो इस एक उपन्यास को उपन्यासिका को पढ़ने का एक जो तजुर्बा है या फिर जैसे आपने इसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं जो लिखी गई है झूठा सच वो पढ़ी है जो 700-800 पेज की किताब है, तो एक्सपीरियंस का डिफरेंस बताइए। सहज मुझे जब मैं ये भूमिका पढ़ रहा था तो एक तो ना गुलजार ने जो लिखा इंट्रोडक्शन वो तो मैंने पढ़ा। जब पवन के वर्मा का जब इंट्रोडक्शन मैं पढ़ने लगा तो मुझे एक तो मेरा थोड़ा सा टेस्ट थोड़ा सा मेरा खराब हुआ, क्योंकि उसमें भर भर के तारीफें की गई हैं। और मैंने पवन के वर्मा जी का नाम गुलजार के संदर्भ में काफी पहले सुन भी रखा है। जैसे आई थिंक उनकी जो कलेक्शंस है इंग्लिश में, सिलेक्टेड पोएम्स और नेग्लेक्टेड पोएम्स, सस्पेक्टेड पोएम्स, सारे जो अनुवाद किए हैं वो पवन के वर्मा ने ही किए हैं। जी जी जी। तो एक मुझे सेंस आ रहा है कि वो काफी करीबी हैं गुलजार के। और उन्होंने भूमिका लिखी है और काफी तारीफें कि शाहकार है और शानदार है इस तरह का। तो मेरा थोड़ा सा टेस्ट खराब हुआ। मैं पहले उपन्यास में पढ़ना चाह रहा था लेकिन फिर सोचा कि भूमिका छोड़ के कैसे पढ़ूं। बहरहाल जो उन्होंने उपन्यास और उपन्यासिका की बहस के बारे में लिखा, मुझे ऐसा लगा कि ये इस जो क्लैरिफिकेशन सारी दी जा रही है, उस क्लैरिफिकेशन के पीछे एक अजम्पशन है कि उपन्यास और जो उपन्यास है वो उपन्यासिका से बेहतर होता है। आई थिंक ऐसा लग रहा है कि किसी तीसरे आदमी ने ये कहीं टोक दिया है कि ये तो उपन्यासिका थी, ये तो उपन्यासिका है गुलजार की, और उपन्यास नहीं लिखा है उन्होंने और अच्छा नहीं है उतना। ऐसा लगा कि उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं इस थोड़े काल्पनिक से सवाल को। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम अगर उस तो मैं वो एजम्पशन मैं थोड़ा छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे तो उपन्यास और उपन्यासिका में दोनों का अपना एक एक्सपीरियंस होता है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि बड़ी धृष्टता के साथ कह रहा हूँ, बहुत ही कान पकड़ के बात कह रहा हूँ कि मुझे क्योंकि मैंने झूठा सच पढ़ा है तो मुझे इस पूरे उपन्यास में पार्टीशन के संदर्भ में घटनाओं का ऐसा कोई ब्यौरा नहीं मिला जो झूठा सच में ना हो। और मैं यहाँ पे सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा कह रहा हूँ, मैं शैली पर या उसके अनुभव पर बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर हमें जैसे उपन्यास को कहा जाता है कि किसी जो इंसानी जीवन है उसका महाकाव्य होता है उपन्यास। और उपन्यास जो मुझे अच्छे याद आते हैं तो मुझे वही उपन्यास अच्छे याद आते हैं जो जिनमें कि मैं उनके कैरेक्टर से जब मिला हूं तो उनके उनके सारे शेड्स ऑलमोस्ट मैंने देख लिए हैं। तो प्रेमचंद के जो उपन्यास हमें याद आते हैं, गोदान, गबन, रंगभूमि, जो होरी है, और जो आई थिंक सूरदास, जो आई थिंक मैं शायद नाम सही ले रहा हूँ, रंगभूमि में जो नायक है सूरदास। और ये झूठा सच का जो पुरी जो पात्र है, उनकी उनका पूरा कच्चा चिट्ठा हमारे सामने आता है। और उसका अनुभव आई थिंक वाकई मेरे हिसाब से थोड़ा सा गहन होता है उपन्यास का अनुभव। आप थोड़ा सा ज्यादा डूब जाते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब अगर मैं छोटी किताबें में मुझे नहीं पता कि 150 पेजेस की पढ़ी हैं उनके लेखकों ने उनको नॉवेला कहा था या नहीं कहा था। जैसे कि महाभोज पढ़ी मैंने, नीम का एक पेड़ जो है वो छोटा है, वैधानिक गल्प भी छोटा है अपने आप में देखा जाए तो, मित्र हाल ही मर्जानी में छोटा है। हमारी दोनों पढ़ी हुई किताबें वैधानिक गल्प और ये 1/2 भी छोटी छोटी सी एक हैं। के हैं हाँ, लेकिन वैधानिक गल्प और 1/2 मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ। वैधानिक गल्प और 1/2 और आई थिंक महाभोज में मुझे अनुभव में कुछ मुझे मुझे ऐसा नहीं लगा कि कहीं कोई डिटेल छोड़ दी गई है, ऐसा नहीं लगा। लेकिन मित्रों मर्जानी मुझे बहुत दौड़ती सी नजर आई। ऐसे ही साथ में मुझे ये भी जो उपन्यास है, जो दो लोग है गुलजार का, ये भी थोड़ा सा दौड़ता हुआ नजर आया, जो कि सीन दर सीन हमारे सामने सिर्फ घटनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। उन घटनाओं का जो ट्रांजिशन है या उनके पात्रों की जो मनस्थिति है वो बहुत ज्यादा ब्यौरे में हमारे सामने नहीं है। और मैं इसको किसी कमी के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक फैक्ट की तरह बता रहा हूँ। जी 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 बिल्कुल। पथिक आप इसके बारे में कुछ कहें कि जो अनुभव है, एक नॉवल आपने भी बहुत सारी पढ़ी होंगी, कविताओं का आप बहुत शौक रखते हैं, तो ये जो अनुभव है कि कविता का अनुभव एक अलग होता है ना, कहानी पढ़ने का एक अलग अनुभव अनुभव है, फिल्म देखने का एक अलग अनुभव है, तो उसी तरह से नॉवल में ऐसा क्या मिलता है इंसान को जो उसे बाकी चीजों में नहीं मिलता, और यहाँ दो लोग के संदर्भ में आपका अनुभव कैसा रहा? अ, तो एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन को अगर मैं देखा तो मतलब वो पहला तो आपने काफी ओपन एंडेड पूछा था, बट
मेरे ख्याल से अगर दो लोग के संदर्भ में पहले सबसे पहले तो अगर मैं बताऊँ तो यही था कि क्योंकि गुलजार को हम इस तरीके से भी देख चुके हैं कि वो कितने अच्छे स्क्रीन राइटर है, या वो जो कहानियां लिखते हैं उसको कैसे फिल्मों में दिखाया गया है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि क्योंकि ये बात मैं अभी करने भी वाला था, क्योंकि अभी पुनीत भैया ने इसे मेंशन भी किया कि जैसे एक के बाद एक घटनाएं आती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मनोस्थिति का एक वर्णन जो है वो शायद उतना ज्यादा नहीं है। पर ये एक स्क्रीन प्ले को पढ़ने जैसा था मेरे लिए। तो मतलब आई डोंट नो हम्म। नॉवेल का बिल्कुल क्या होगा, लेकिन सही। पर्टिकुलरली बात करें दो लोग की तो ऐसा था, हाँ। क्योंकि इसमें डायलॉग्स ज्यादा है, कॉन्वर्सेशन ज्यादा है, बीच बीच में भी जो बातें आती है वो बहुत अच्छे से हमें एटलीस्ट ये बता देती है कि वो सीन कैसा दिख रहा है। जहाँ जरूरत पड़ी है वहां पे उन्होंने फील देने के लिए वही पोएटिक तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। जैसे कहीं पे था कि शाम होते ही अंधेरा जाल की तरह बिछ जा रहा था। हाँ। तो ऐसी जो एक एक लाइन में ही उन्होंने बता दिया कि वो शाम हो रही है, लेकिन वहां पे कितना ऐसे डर का माहौल है, या फिर वो कितनी ऑकवर्ड सी शाम है। तो ऐसी छोटी छोटे वाक्यों में उन्होंने वो एक्सपीरियंस करवा दिया। और बाकी तो जैसे वही था कि सीन ऐसे बदल रहे हो फिल्म के, उसी तरह मेरे दिमाग में चल रही थी। मैं कॉन्स्टेंटली से इमेजिन कर सकता था पढ़ते वक्त कि एग्जैक्टली ये कैसे सीन में हो रही होगी, अगर प्रॉप्स अगर रखी गई है तो कैसी होगी यहाँ पे। तो वैसा डिस्क्रिप्शन था मेरे लिए, और एक कांस्टेंट मेरे दिमाग में पिक्चर चल रहा था इसका। तो मेरे ख्याल से एक ऐसा अनुभव था कि जैसे गुलजार साहब की लिखी हुई एक फिल्म देख रहा हूँ और साथ ही साथ उसका स्क्रीन प्ले पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल यार, ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि ये सच में इससे पहले मुझे तमस पढ़ के ऐसा लगा था, और इत्तेफाकन दोनों एक ही टॉपिक पर हैं, लेकिन वो असल में उनका स्टोरी टेलिंग जीनियस है कुछ ऐसा, शायद भीष्म साहनी का, फिर यहाँ गुलजार का, कि वो जब जो लिख रहे हैं वो पहले शायद ये चाहते हैं, उनका इंटेंट ही ये है कि आप देखें जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ शायद। और जब मैं इसे देखता हुआ चल रहा हूँ तो मेरा तजर्बा थोड़ा सा वहां होने जैसा हो जाता है। और वहां जब मैं हूं तो मैं शायद किसी की मनोस्थिति के वर्णन के बगैर उसे महसूस करता हुआ खुद को देख देख पाता हूँ। कुछ कुछ ऐसा मेरे साथ होता है, ये मेरा अनुभव था। खैर, इससे अगली बात पर भैया ने आपने शैली की बात की है ना, तो हम सीधा उसी पर चलते हैं कि फिर शैली का आप क्या कहेंगे कि कहाँ, जैसे मैं इस सवाल को थोड़ा सा खोलना चाहता हूँ कि सवाल ये है कि गुलजार का लेखन जो है ना, उस पे बड़ा आसानी से एक इल्जाम ये लग सकता है कि ये तो बहुत ही फ्लावरी है, कि बहुत ही ज्यादा काव्यात्मक है, इसलिए बहुत खूबसूरत है। और इतनी खूबसूरत कोई बात है नहीं बताने वाली, देखा जाए तो, है ना। सब कुछ बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही अ, भयावह सा है सब कुछ। और उसे एक खूबसूरती के साथ, एक काव्यात्मकता से के साथ बयान कर देना कहाँ तक जायज या नाजायज, या कुछ भी ऐसा आपको अगर महसूस हुआ हो, तो पुनीत भैया आप बताइए। नहीं यार, ये आई जो थिंक हमें शायद इस पर पहले बात कर लेनी चाहिए थी कि ये उपन्यास बहुत अच्छा लगा मुझे। और जो किसी तरह का आई थिंक कि खूबसूरती का, आई थिंक ये भी देखना पड़ेगा ना कि हम खूबसूरती किसे कह रहे हैं। बहुत सारे एक ऐसे। एक लफ्ज मैंने किसी समय पर, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने कहीं लिखते पढ़ते पढ़ते कहीं बीच में लिखा था कि खूबसूरती और बद से गुरेज। क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कहीं, या ऐसा कभी महसूस होता है हुए कि वो जो जो बद है उस पूरी सिचुएशन का, उससे गुरेज कर जाना, उस थोड़ा सा हिचकिचा जाना, जैसे गाली मत लिखना, या फिर जैसे कोई कोई बहुत ही कुछ ऐसा हुआ है लेकिन उसे लिखा नहीं गया, उसे मेटाफर में समझा दिया गया। जब बात कर रहे थे तो इंटीमेसी की बात कर रहे थे, इस बात को लेकर कि उसे लिखने से, डायरेक्टली लिखने से हिचकिचाहट जो होती है। तो नहीं, वो आई थिंक वो तो आई थिंक सहज बहुत जगह मिल जाएगा। आई थिंक जब हम बात करते हैं दलित साहित्य की, और जब हम वो जो दलित साहित्य के जो विषय होते हैं
और वही विषय जब सवर्ण साहित्यकार लिखते हैं तो वो बहुत बद से गुरेज करते ही हैं। हमें हमने पता नहीं ऐसी कितनी कहानियां पढ़ी हैं जिनमें कि उन्होंने वो सच लिखने की कोशिश नहीं की। वो कभी भी किसी एक पात्र को जवाबदेह बनाने से कितना कतराते हैं। हमने ऐसी बहुत सारी हम्म कहानियां पढ़ी हैं। ऐसे ही हम्म जब एक स्त्री और पुरुष का जो संबंध है और जो स्त्री की स्थिति है हमारे समाज में, उस पर ऐसे विषयों पर जब बहुत सारे ऐसे पुरुष पुरुष लिखते साहित्यकार लिखे हुए हम्म मिल जाएंगे जो बच जाते हैं, तो आई थिंक बद से गुरेज तो करते हैं। लेकिन मुझे इसमें ऐसा नहीं लगा। मुझे नहीं लगता। और आई थिंक गुलजार का जो पार्टीशन पर और भी काम है, कुछ नज़में भी हैं मुझे याद पड़ रही हैं। और आई थिंक कहानी भी शायद धुआं करके उनकी कहानी भी है, मुझे ध्यान नहीं वो किस पर, मुझे लगा शायद पार्टीशन पर ही है। तो मुझे नहीं लगता कि गुलजार ने कभी पार्टीशन पर किसी भी तरह से लिखने में या उसकी जो बदसूरती है या उसका जो भयावता है उससे बचने की कोशिश कहीं करी हुई। और जिसको हम खूबसूरती कह देते हैं, सिर्फ खूबसूरती वो थोड़ी होती है कि आपने सुंदर शब्द लिख दिए और आप पार्टीशन में भी रोमानियत ले आए या फिर लव स्टोरी आपने शुरू कर दी। सिर्फ वो थोड़ी खूबसूरती होती है। खूबसूरती वो भी होती है कि आपके सामने वो मंजर साक्षात आकर खड़े हो गए, आपको वाकई उन पात्रों की जो पात्रों से आप एक तरह का लगाव आपको हो जाए, या आप उनकी उनकी जो मनस्थिति है, उनकी परिस्थितियां हैं वो समझना आप शुरू कर दें। और उस वक्त का जो समय रहा होगा वो कितना मुश्किल रहा होगा, वो आप समझना शुरू करते हैं। आई थिंक किसी नॉवल की खूबसूरती ये भी होगी। और भाषा बिल्कुल भाषा है गुलजार की, वो अलग बात है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाषा के पीछे इस आ, उपन्यास में कहीं भी विषय आ, या उसके पात्रों की जो क्या कहते हैं त्रासदी थी वो कहीं भी छुपी हो। मुझे वैसा कभी नहीं लगा। हाँ, मुझे ये जरूर लगा कि इसका शायद मोटिव थोड़ा सा अलग हो सकता है। ये जो मैंने दूसरे काम पढ़े हैं पार्टीशन के, उनसे थोड़ा अलग रहा। जैसे झूठा सच बिल्कुल एक प्लेन, एक लीनियर चलता हुआ उपन्यास है, उसमें कहानियां ही हैं, मतलब सिर्फ कहानी चल रही है परिवारों की। उसमें घटनाओं का ब्यौरा है, उनमें पात्रों पात्रों का ब्यौरा है, पात्रों की जो ग्रोथ है वो भी घटनाओं, क्योंकि इतनी सारी घटनाएं हैं। एक पात्र है उसमें पूरी, या जो भी पात्र उसमें जितने भी थे, उनकी इतनी, उनकी जिंदगी की इतनी सारी घटनाएं हमारे सामने प्रस्तुत कर दी। तो हमें वो ग्रोथ पता चलने लगी उन घटनाओं से, ना कि वो लेखक हमें बता रहा है। दूसरा, मंटो के जो स्याह हाशिए मुझे याद आते हैं, वो वो बहुत अलग काम है पार्टीशन पर। वो बिल्कुल ऐसे विभत्स छोटे छोटे मोमेंट्स, छोटी छोटी घटनाएं हैं जो कि आपको अंदर से दहला देती हैं। वो एक, आई थिंक उनके जो स्याह हाशिए हैं वो कुछ 40 या 50 शब्दों का एक रहा होगा, ऐसे इतने कम शब्दों में, और आपको अंदर से दहला देते हैं। तो बिल्कुल और ये जो था, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा संवेदना के स्तर पर ज्यादा आपको छूता है, ज्यादा स्पर्श करता है, जो गुलजार का दो लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और पथिका, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, एक चीज थी, क्योंकि हम शैली पे बात कर रहे हैं इस किताब के लेखन की, तो मेरे साथ पढ़ते हुए ये हुआ था। अगेन, जैसे मैंने पहले बताया था कि एक स्क्रीन प्ले के साथ कैसा होता है, तो जब हम फिल्म देखते हैं, और अक्सर हमने ये देखा है कि पहला सीन जब आता है तो हमें पता चल जाता है कि अब कट टू जो सीन होगा वहां से कहानी शुरू होती है, पर ये जो सीन हमें दिखाया गया वो बाद में कहीं पे लौट के आएगा जहाँ पे कहानी खुल रही होगी। राइट राइट राइट। किताब में भी ऐसा 2-3 जगह पर था, लेकिन मेरे साथ हुआ ये कि मैं उस वक्त उसे देख नहीं पाया कि ये शायद पीछे की तरफ खुलेगा। तो इससे पहले भी ये हुआ, जो जो फर्स्ट चैप्टर या जो पहले 3-4 पेजेस है उसमें पीछे भी ऐसा हुआ। तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा कि वो सीन प्रिडिक्टेबल नहीं था, या फिर ऐसा नहीं लगा कि ये कहीं से बीच में ही घुस गया, कि जो स्टोरी चल रही थी उसमें कुछ ऐसा आ गया कि अब मुझे इंतजार करना पड़ेगा कि ये क्लिफहैंगर है, अब मैं आगे का पढ़ूंगा तो ये सीन खुलेगा। पहले ऐसा लगता था कि ये इसी का कंटिन्यूएशन है, और फिर कुछ और पन्ने पढ़ने के बाद वापस उसका जब रेफरेंस आता था तब लगता था कि हाँ, ये भी काफी सही बैठा। जैसे कि शुरू का ही अगर एग्जांपल दूं तो एक वो जो पहली लाइन थी कि पहाड़ को काट के दो करना आसान है भाई, लोगों को काट के एक से दो करना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा शुरू में ही लिख दिया गया है दूसरे या तीसरे पन्ने पर। और फिर ये लाइन लौट कर भी आती है जब पूरी एक कॉन्वर्सेशन चल रही है कि ये भाई बंटवारा है क्या, क्या सब चल रहा है। तो उस वक्त मैंने ये प्रिडिक्ट नहीं किया था कि ये वो सीन है
जो कहीं आगे जाके वापस खुलेगा। तो ऐसा 2-3 बार हुआ, तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग सा लगा ये कि वो प्रिडिक्टेबल नहीं बन रही थी। तो वो एक राइटिंग में मुझे अच्छी चीज लगी इसकी। बिल्कुल। अब क्योंकि आपने किरदारों की बात, और फिर इसमें अगर मैं ये पूछूं कि फिर वो किरदार कौन से थे, या वो कौन ऐसे पात्र थे जो जो आपको अ, उस त्रासदी के करीब ले गए, या जो उस वक्त जो भी घटना हो रही है उसके सबसे करीब ले गए। जैसा कि इंट्रोडक्शन में लिखा भी गया है कि हाँ, हर पात्र बहुत थोड़ी थोड़ी देर के लिए हो सकता है सब पात्र, लेकिन सब अपनी पूरे फैलाव के साथ आते हैं। जो भी जहां से वो आ रहे हैं, कहाँ वो जा रहे हैं, क्या उनका मोटिव है, इंटेंट है, वो सब वो साथ लेकर आ रहे हैं वो पात्र। और ये बात बिल्कुल है इस राइटिंग में कि जिसको जिसको कोई भी नकार नहीं सकता, कि बहुत कम में बहुत ज्यादा, वो गागर में सागर भरने जैसा कुछ ऐसा जरूर इम्पैक्ट है। और वो जाने क्या जादू है, लेकिन थोड़े से शब्दों में आप एक किरदार को काफी समझ जाते हैं। तो उस पर पथिक, आप कहिए कि कौन से ऐसे किरदार थे जो आपको इस उपन्यास में लेकर गए, और क्या उनके एक आध किस्से होंगे जो आप शेयर करना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। तो मेरे साथ क्या होता है कि क्योंकि अ, मैं फिलहाल साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ या उसी सेक्टर में काम भी कर रहा हूँ अभी क्लिनिक में, तो बहुत से ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। बहुत से क्या, लगभग सारे ही केसेस जिसकी कहीं ना कहीं एक बैक स्टोरी निकल के आती हो, और फिर उसके बाद कुछ साइकोटिक सिम्टम्स डेवलप होते हैं और उस तरफ फिर आगे बढ़ते हैं वो। तो यहाँ पे मुझे जो वो कनेक्शन दिखा वो था मोनी के किरदार में, वो जो सोनी मोनी करके जो बहनों को दिखाया गया था। हम्म। तो वो सबसे पहले तो जैसे इंट्रोड्यूस हुई, मुझे अगेन वो लगा नहीं था कि इनकी भी एक सेपरेट कहानी आगे चल के आएगी, क्योंकि वो किसी एक और अलग सीन में आई थी, एक अलग सिचुएशन में आई थी जहाँ के किरदार अलग थे। पर बिल्कुल। वो कब कितनी आसानी से वहां पे इंट्रोड्यूस हो गई, और बाद में जाके एक दो चैप्टर सेपरेटली उनके ऊपर आए। और वहां खास करके जो मोनी का किरदार था कि जो पार्टीशन के वक्त जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ आ रहे थे, और उस वक्त इन दोनों बहनों को बंदी बना कर रखा गया था, और वहीं पर उन्हें कैसी यातनाएं जो थी उससे गुजरना पड़ा। शायद जैसे अभी आप बात भी कर रहे थे कि कुछ सीन्स को एग्जैक्टली उस तरीके से लिखा नहीं गया है, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे ये तो जाहिर सी बात वहाँ पे बताई गई थी कि वो रेप विक्टिम्स थी वहाँ पर। और उसके बाद जैसे जैसे उसका एक मदरहुड का एक्सपीरियंस शुरू होता है, तो पहले वो सोच रही होती है कि मेरे पेट में मेरे दुश्मन का बच्चा पल रहा है। फिर अचानक से उसे जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तब कुछ इमोशंस जागते हैं, और फिर स्टोरी भी कुछ इस तरीके से चलने लगती है कि अब वो माँ बेटे खुश है। लेकिन फिर जब एक पॉइंट के बाद उसका एक एक वो रूप बाहर आता है कि जहाँ पे वो उस बच्चे को भी सहन नहीं कर पाती उसका होना वहां पर, क्योंकि वो किसी ऐसे शख्स के द्वारा आया था जिसने बिल्कुल भी कोई साफ इंटेंशंस के साथ ये नहीं चाहा अपनी माँ बने। और उसका जो ट्रॉमा है वो किस तरीके से बाहर निकलता है और कितनी हद तक जाता है। और वहां पर उसके साथ जो उसकी बहन है सोनी, वो उसके साथ जो कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, और फिर उन दोनों की जो मुलाकात होने होती है, ये जो पूरा एक सीन चल रहा था ये 2 चैप्टर्स में अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया है। तो वो सबसे ज्यादा मुझे पसंद आया था कि ये एक ऐसी स्टोरी थी जो मुझे बहुत कनेक्टिंग लगी, कि जिस तरीके से उन्होंने शुरू करके जिस तरीके से उन कैरेक्टर्स का वहां पे एंड किया, वो अपने आप में बहुत मुकम्मल लेकिन बहुत हार्ड हिटिंग स्टोरी थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो किताब है वो जब बात करती है कि इतने लोगों की मृत्यु हुई, उसके डिस्क्रिप्शन में या शुरुआत में उसके कवर पेज पर लिखा गया है, फ्लैप पर, तो वहां पे एक थॉट यही आता है। और उसके बाद जब काफी केस स्टडीज हम पढ़ते हैं इस पर, पार्टीशन पर, तो बात ये होती है कि सिर्फ मर्डर्स नहीं हुए थे, बहुत ज्यादा सुसाइड्स भी हुए थे। उसे
सिर्फ मौत में गिन लेना उतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि उसके फैक्टर्स भी कितने अलग रहे थे। कितने ट्रॉमास ऐसे थे जो जनरेशन्स के जनरेशन्स तक चलते रहे। तो वो जो पूरा एक रिप्रेजेंटेशन था एक ट्रॉमा के पास ऑन होने का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, या फिर उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, या फिर एक कैरेक्टर कितनी हद तक एक साइकोसिस का एक्सपीरियंस कर सकता है इस पूरी इवेंट का, वो रिप्रेजेंटेशन मुझे मोनी के किरदार में लगा था। और मुझे वहीं से लगा कि ये बुक कहीं ना कहीं एक वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी अच्छी तरीके से छूती है। तो ये बात पथिक, बड़ी ही जरूरी आपने बात छेड़ दी यहाँ। किरदार के साथ किरदार का एक जो कैरेक्टर आर्क जिसकी हम बात करते हैं कि वो किस तरह से उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो भी आपकी कहानी के साथ हमें बता दिया। और ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे हम दोबारा आएंगे आगे चलकर, क्योंकि ऐसी कई बातें और छेड़ी गई हैं इस किताब में। खैर, बहरहाल हाँ, सहज किरदारों की बात करें तो देखो, जब हम कह रहे हैं कि ये एक उपन्यासिका है और आगे वाकई ये आई थिंक 170 पेज का उपन्यास है, और जैसे तुमने बताया फ़ॉन्ट बहुत बड़े हैं, तो बहुत छोटा सा, बहुत काफी कम इसमें शब्द हैं पढ़ने के लिए। आई थिंक दो कुछ 3-4 घंटे का टोटल नोवेल है ये। उसके बावजूद अगर आपको इसके पात्र याद रह जाएं और आप उन पात्रों की कहानी का अंत जानने के लिए उत्सुक हों इस छोटे से इस समय में, तो आप आई थिंक ये इससे बात साबित भी हो जाती है कि मतलब उन पात्रों को किसी कोताही से नहीं, उनका वर्णन करने में कोई कोताही नहीं बरती गई है। वो आपके जहन में पात्र बैठ गए हैं, आपको उनसे लगाव हो चुका है। तो मैं अगर इसी बात करूं, और दूसरा ये भी एक था कि जब पार्टीशन हो, चाहे दंगे हों किसी भी तरह के, तो जो स्त्रियों पे जो चीजें जिस तरह की जाती हैं, उनसे जो व्यवहार किया जाता है, वो बड़ा भयावह है। और उस चीज को भी इनकॉर्पोरेट करना, और बहुत अच्छी तरीके से इनकॉर्पोरेट आई थिंक गुलजार ने किया। तो जैसे पथिक ने बताया, मेरे भी जो जिन किरदारों का काफी इम्पैक्ट रहा मुझ पर, वो सोनी मोनी का किरदार था। दूसरा करतार सिंह जो दोबारा वापस आए, और मुझे करतार सिंह तो मुझे याद भी नहीं थे कि वो पहले जो ट्रक में वो कहाँ थे या कहाँ नहीं थे, लेकिन जब वो 1984 में दोबारा वापस आते हैं और जब वो पूरी कहानी चलती है और जो बातचीत होती है उनकी और जो ट्रक ड्राइवर है उनकी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, जो उन दोनों की बातचीत है वो बहुत अच्छी बातचीत थी। और अंत तक जिस जिस तरह से वो छुपते छुपाते अपने घर पहुंचने की कोशिश करते हैं, और घर पे उनकी जो आई थिंक जो माँ है और जो पत्नी है वो जो बातचीत करते हैं, वो बहुत डिस्क्रिप्शन मुझे अच्छा लगा। और आई थिंक कहीं ना कहीं हर कैरेक्टर की जो त्रासदी थी वो हमारे सामने उभर कर आई है। वो जिसका ज्यादा रोल भी नहीं था, आई थिंक तिवारी की जो बेटे की जो पत्नी थी कांता, और वो अपने बेटे को जो साथ लेकर भाग रही हैं, वहां भी एक सीन आता है कि जब वो कैंप में पहुंचते हैं तो तिवारी उनके सामने आ जाता है। तो आप ये समझिए कि वो अपने ही ससुर से भागना पड़ रहा है उसको, उस त्रासदी में भी जहां पर उसकी मौत हो सकती है, जहां पर वो दंगों के हवाले हो सकती है, वहां पे भी वो अपने ही किसी संबंधी से अगर भाग रही है, तो आप ये सोचिए कि उस वक्त रिश्तों का भी कितना एक बड़ा मतलब उन रिश्तों में भी कितनी त्रासदी पहले से ही मौजूद है। और एक जगह मतलब उसके उसकी नियति ये है कि वो उसे सड़क मिलती है अमृतसर से दिल्ली जाने के लिए। उसको ये पता चलता है कि ये सड़क सीधी दिल्ली जाती है, तो वो उसी सड़क पर पैदल चलना शुरू कर देती है। तो आई थिंक सारे किरदार, चाहे वो छोटे किरदार रहे हों, लेकिन उनके ऊपर जो बीता है उससे हम डायरेक्ट कनेक्ट कर पाए, मुझे तो लगा। बिल्कुल बिल्कुल कर पाए। और मैं यहाँ पर ये भी कहता चलूं, पीछे जहाँ मैंने सवाल पूछा था खूबसूरती और बद से गुरेज का, वहां पर भी मैं खुद ये बात कह देना चाहता था कि बहुत दफा बहुत सारी कहानियां, नॉवेल्स पढ़ते समय ये लगता है कि ना जो बद है उसको थोड़ा और नंगा किया जाना चाहिए। एंड आई डोंट मीन इट इन अ वॉयरिस्टिक सेंस, आई डोंट मीन इट इन अ सेंस कि जहां पर बहुत ज्यादा विजुअली या ग्राफिकली आपको डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन जो बद है और जो जो उसके कारण है उनको नंगा नहीं किया जाता है। अक्सर बस उस पे एक नुआंस के नाम पे उस पे बहुत ही सरसरी या ऊपरी बातचीत करके आगे बढ़ जाया जाता है। लेकिन इस नॉवल में मैं खुद इस बात से हैरान हुआ कि
इतने इतनी लिरिकल होने के बावजूद, इतनी काव्यात्मक होने के बावजूद बद को नंगा कर रही थी, बहुत जगह कर रही थी, बार बार कर रही थी। और इस त्रासदी के साथ जो जो हम सबके कुछ ना कुछ कनेक्शंस हैं, और मैं तो पंजाब से हूँ, पंजाबी हूँ, तो मेरा एक अलग कनेक्शन है कि एक जो जो मैं अब कह रहा था, पथिक से दोबारा इस पर बात करेंगे कि साइकोलॉजिकली आपके जीन्स में जो हम आजकल पढ़ते सुनते हैं कि बातें रह जाती हैं। तो मैं भी थर्ड या फोर्थ जनरेशन माइग्रेंट हूँगा। जो जो लोग पाकिस्तान से आए थे, मैं उन्हीं का माइग्रेंट हूँ। तो एक तरह से देखा जाए तो 3-4 जनरेशन पहले मेरी सॉइल भी वो थी, और मैं अपने जैसे बहुत से लोगों को जानता हूँ। और ये चीज़ पर मैंने शायद बहुत ज़्यादा कभी सोचा ना हो, लेकिन जब कभी मैंने पहली कहानी लिखी तो वो हिजरत पर लिखी, माइग्रेशन पर लिखी। तो ये कैसा मेरे अंदर एक जेनेटिक मेमोरी रह गई है जो उस चीज़ को मुझे अभी भी मेरे अंदर से कुरेदती है। और जब मैं इस तरह का कुछ पढ़ता हूँ, तो अभी तक वो मतलब इतने जनरेशन्स के बाद आपके अंदर ये चीज़ों का रह जाना, मैं पथिक से उन बातों को समझने की कोशिश करना चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं रिसेंटली एक बात और जोड़ दूं कि रिसेंटली किसी और से भी इस बारे में बात कर रहा था। तो ये बात सामने आई कि पंजाबी बहुत सारे कनाडा चले जाते हैं, बहुत आसानी से वहां पर सेटल हो जाते हैं, या कहीं भी विदेश चले जाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा करना पड़ा है। उससे पहले 1914 में हमारे यहाँ एक कामागाटा मारू इंसिडेंट हुआ था, जब एक शिप भर के गई थी और फिर उनको वहीं से वापस भेज दिया गया था। तो उसमें 246 कुछ ऐसे 300 के करीब सरदार थे, पंजाबी लोग थे, और उनको वापस भेज दिया गया था। फिर 47 में हमें माइग्रेट करना पड़ा। फिर 84 में बहुत सारे लोगों को दिल्ली से डिस्प्लेस होना पड़ा, बहुत सारों को पंजाब से डिस्प्लेस होना पड़ा, अपने बाल कटाने पड़े। और अब हम देखते हैं कि वो कल्चर ही बन चुका है हमारा। हमें बहुत ज्यादा एक मिट्टी से जुड़ाव, और यहाँ कहीं एक पन्ना नाम की जो एक तवाइफ दिखाई है, उसके उसका एक किरदार का एक डायलॉग है कि मेरी जड़ें उधड़ी 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 लटक रही हैं मेरे साथ। तो ये इससे मैं बहुत रिलेट किया, जबकि मैं ये नहीं कह सकता पूरे दावे के साथ कि मुझे पूरा समझ आया होगा। लेकिन फिर क्या है इसके वो एस्पेक्ट्स जो जनरेशन्स तक आपके साथ चिपके कैसे रह जाते हैं, पथिक? जी हाँ। तो बुक में एक जगह पे ना एक छोटा सा डायलॉग था, जैसे कि एक किरदार दूसरे को पूछ रहा है, जब पार्टीशन का डिस्कशन हो रहा है वहां पर पाकिस्तान में, तब कि तुम्हारे मुल्क तो तुम चले ही जाओगे ना, ऐसा करके कुछ डायलॉग है। और फिर वहां नेक्स्ट लाइन आती है, जैसे थर्ड पर्सन में फिर राइटर हमसे बात करता है, और वहां पे लिखा था कि उसने हिंदुस्तान नहीं कहा। राइट राइट। तो ये बहुत हार्ड हिटिंग सेंटेंस था मेरे लिए, और वो दिखा रहा था कि लार्जर पर्सपेक्टिव में कितना कुछ भी हो, लेकिन वो एक एक इंसान की, इंडिविजुअल की अगर बात करे, तो वहां पे फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान था ही नहीं। उनका तो जिस मुल्क में उन्हें जाना होगा या जाना पड़ रहा है, वो जो मजबूरी थी वही थी वहां पे। आई डोंट फील कि एक नेशन को एड्रेस करना भी चाहिए उन्हें, या फिर वो उस हिसाब से उसे देख रहे थे कि हम एक नेशन का हिस्सा बन रहे हैं, यू नो। उनके लिए तो यही था कि तुम्हारा मुल्क और ये उनका मुल्क। और वो पहली बार ये वोकैब इंट्रोड्यूस हो रही थी उस वक्त। और फिर जो है ट्रॉमा की जो बात हुई, वो इसी वजह से डेवलप होती है कि वो जिस मुल्क में थे वहां पे एक झटके में उन्हें कह दिया गया कि अब तुम्हारे मुल्क चले जाओ। तो वो कितना गहरा घाव दे सकता है ये चीज। और फिर जब वो लौटते हैं, सॉरी, फिर जब वो इस तरफ आते हैं, तो कितनी ऐसी चीजें होती है जिसे एडजस्टमेंटल डिसऑर्डर के साथ हम हमें देखना सीखना चाहिए, पर हमने कभी उस पर बात नहीं की। जैसे कि एक व्यक्ति यहाँ आता है तो उसको अपनी भाषाएं या अपने जो तौर तरीके थे उसको इतनी हद तक बदलना होगा कि वहां उसके सर्वाइवल का सवाल आ जाता है। उसे सिर्फ इसलिए नहीं बदलना कि वहां का एनवायरनमेंट अलग है, वहां अगर उसे अच्छे से सरवाइव करना है तो उसे कुछ भी करके अपनी आदतें, अपने तौर तरीके
बदल कर या उससे डर कर संभल कर जीना सीखना पड़ेगा। वही डर वो पास ऑन करते हैं उनकी इमीडिएट जनरेशन को कि देखो हम इस तरीके से आए हुए हैं। वहां पे कितने सारे शब्द यूज किए कि पहले रेफ्यूजी थे अब शरणार्थी है, यू नो। तो वो प्रोग्रेशन उन्होंने जैसे एक एक वर्ड्स में बताया है, वही बात है कि कैसे आगे चलता है ये ट्रॉमा। और बात ये है जैसे आपने कहा कि आप थर्ड या फोर्थ जनरेशन से बिलोंग करते हैं, बट द थिंग इज कि वहां पे जब एक बिहेवियर डेवलप होना शुरू हुआ था कि हमें सबसे पहले तो सरवाइव करना है, कैसे? अपने आप को सप्रेस करके, क्योंकि दूसरे सप्रेस ना कर जाए हमें। तो खुद की ही एक लिमिट में बांध कर चलना, उस तरीके से जीना सीखना और अपने आने की नस्ल को भी ये बताना कि देखो यहाँ पे संभल कर रहना है। तो वो एक जो फियर जो था वो एक कैरी ऑन हो गया था शायद नेक्स्ट एक दो जनरेशन तक तो। और इवेंचुअली एडजस्टमेंट तो हो ही जाती है, लेकिन वही जो आपने बात कही कि जेनेटिकली भी जो एक लर्निंग होती है हमारी, जैसे बात करें कि इवन हर एक एनिमल इंस्टिंक्ट में ये होता है कि उनके जीन्स जहां जहां जितने डेवलप होते हैं नेक्स्ट जनरेशन उसी के साथ आती है, वही डेवलपमेंट के साथ। तो कहीं ना कहीं वो जेनेटिक लर्निंग भी साथ चलती रही और उस वक्त का ट्रॉमा शायद उतना स्ट्रांग रहा होगा कि वो अभी तक आने वाली जो जनरेशन है उसमें कहीं ना कहीं दबा हुआ है। और वही है कि मुझे ये बात बहुत हार्ड लगी थी कि खुद ही को सप्रेस करना है क्योंकि सरवाइव करना है वहां पे, और दूसरे लोग उनको हार्म ना करें। तो अगर सोचा जाए तो ये बहुत एक डार्क या बहुत डिप्रेसिंग थॉट है, लेकिन ये सोचना जरूरी है कि जिसने ये एक्सपीरियंस किया होगा उसने क्या क्या मतलब कौन से दौर से वो गुजरे होंगे या उन पे क्या गुजरी होगी, वो सोचना बहुत जरूरी है यहाँ पर। बिल्कुल यार। और इसमें ये भी जुड़ जाता है ना कि हम जहाँ पले बढ़े हैं, हमारे आसपास ये कहानियां रही हैं, हम इन्हीं कहानियों में पले बढ़े हैं। मैं शायद किसी बुजुर्ग को देखता हूँ पंजाब में, तो मेरा पहला सवाल ना ये आता है कि कितने साल के हो आप। फिर मैं कैलकुलेट करता हूँ और मेरे अंदर एक अजीब सी एक्साइटमेंट है जो जागती है अगर वो कुछ 72-74 से बड़े होते हैं, ताकि मैं उनसे कहानी जान सकूं कि आप उस समय पर कहाँ थे जब 47 का तकसीम हो रही थी, बंटवारा हो रहा था। तो और कई ऐसी कहानियां हमने सुनी हैं, बचपन से जानी हैं कैसे कैसे। और सबकी सबकी बहुत ही मुख्तलिफ कहानियां हैं, क्योंकि कोई कितने लाखों करोड़ों लोग माइग्रेट किए थे, तो सबके पास अपनी न जाने कितनी कहानियां हैं। और वो भी शायद कुछ एक असर हमारे। भैया आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? शायद जैसे तुमने बताया कि तुम पंजाब से हो, और मतलब वही कि कुछ स्थान विशेष हैं जहां पर ये कहानियां बहुत ज्यादा लोगों के जहनों में हैं और पीढ़ियां दर पीढ़ियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंची हैं। और जैसा पथिक ने बताया कि उन कहानियों के साथ फिर अ, उसके जो डर हैं या जो जो क्या कहते हैं उसको, सप्रेशन जो है। सप्रेशन है, और जो एहतियात उन्हें बरतना है कि यहाँ राइट। संभल के रहना है, जैसा पथिक ने कहा कि यहाँ संभल के रहना है, वो सब चीजें, वो सारे निर्देश भी पीढ़ियों के साथ गए हैं। लेकिन साथ ही सिर्फ ये, अगर हम देखें इस बंटवारे में, उसका आधार अदरिंग अदरिंग जो दूसरा करके देखना कि हम अलग हैं और तुम अलग हो। चाहे हम उसी जमीन से, वही काव्यात्मक भाषा में उसी जमीन से हम जुड़े हुए हैं, वही हमारी भाषा की जो शाखाएं हैं वो वहीं से निकली हैं, लेकिन जो दूसरा करके देखना है। और अ, हम सिर्फ पार्टीशंस की कहानियों को उस अदरिंग की कहानियां क्यों कहें? हम अपने जो हमारे जो राज्य हैं उसमें भी जो लोग हैं अलग, और वहां से जो माइग्रेट करते हैं, जो दिल्ली में जो बिहार से लोग काम कर रहे हैं, बंगाल से काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ से काम कर रहे हैं आकर, या महाराष्ट्र में जो लोग जाकर नॉर्थ इंडिया से या साउथ इंडिया से काम कर रहे हैं जाकर, उनके साथ जो व्यवहार होता है, उनके साथ जो हम चीज शुरू, मतलब बीच बीच में हमारे खबरें आ जाती हैं कि हमला कर दिया गया, वहां पर रिक्शा वालों पर हमला कर दिया गया,
और जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो हमारी जो भाषा की जो जिद है वो भाषा ही हिंसा है एक तरह की, कि हम वहां जाएंगे तो हम उस राज्य की भाषा नहीं बोलेंगे, हम अपनी भाषा बोलेंगे। या फिर बाहर से कोई आएगा तो उसके साथ हम अपनी ही भाषा बोलेंगे, चाहे सामने वाले को हमारी भाषा समझ में आए या ना आए। तो ये माइग्रेशन से जुड़ी और अदरिंग से जुड़ी कहानियां तो हमारी लगातार चलती जा रही हैं। और मतलब ये कोई आश्चर्य नहीं है कि हम हमारी जो वर्तमान राजनीति है और जिस तरह से सारी चीजें अब खुलती जा रही हैं, थोड़ी एक जिस लाइन पर बदलती जा रही है, उस लाइन पे बहुत सारे लोगों से तुम पूछोगे तो वो ये उनके मन में शायद ये डर होगा कि हम कहीं पार्टीशन जैसी कोई त्रासदी दोबारा ना देख लें, क्योंकि वो जो हिंदू मुस्लिम है और वो जो अदरिंग वाली चीज है वो खत्म नहीं हो रही है। चाहे आप कि कितनी भी बातें करते हैं, जैसे गुलजार कहते हैं कि हमने बातें नहीं की, हमने दो चार इलाकाई जबानों में सिर्फ बातें की और इन पर पिक्चरें नहीं बनी, लेकिन हमारे पास पार्टीशन का बहुत मटेरियल है। बातें तो हमने शायद बहुत की है लेकिन हमने कुछ सीखा नहीं उससे, शायद मुझे लगता है। तो ये खत्म नहीं है, कहानियां हमारे बीच मौजूद हैं, अलग अलग उसके अलग अलग संस्करणों में, छोटे छोटे वर्जन्स में, डिफरेंट वर्जन्स में हमारे सामने है कहानी। अदरिंग की आपने बात की, मैं कहीं इसी बात पर अगली बात में आने वाला था, और बिल्कुल आपने छेड़ दिया वो फर्क जो जो इस का एक बड़ा रनिंग प्रेमिस है इस नॉवल का, जो बैकग्राउंड में चल रहा है, जिसका कहीं पर कोई जिक्र नहीं है सिवाय एक आध वाक्य के, कि डिफरेंसेस जो हैं, जो लोगों की छोटे छोटे डिफरेंसेस जो हैं उनके, जो इस सारी बात का अंडर करंट बन रहे हैं कि हाँ तकसीम होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि कोई तो फर्क ऐसा होगा। हालांकि ऊपर ऊपर आप यही देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई फर्क तो है नहीं, वो करमदीन और फजलदीन एक साथ बैठते हैं, है ना, फौजी और क्या सरदार का नाम है, वो फौजी मुसलमान है और वो सरदार है, वो रोज रात को दारू पीते हैं एक साथ बैठ के। तो आप कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज तो देखते चल रहे हैं, लेकिन कहीं किसी एक किरदार के दादा ने पास्ट में कहीं उसे कहा था, इत्तेफाक भी बड़े हैं और नफाक भी बड़े। और ये जो नफाक है, ये जो भेदभाव है, जो फर्क है, जो फूट है, वो हमारे अंदर इतनी बड़ी है कि उसे कभी भी जगा लिया जाता है, जैसा इसी किताब में कहीं लिखा है कि वो ऐसी है ना कि आप बहुत साल बहुत प्रेम प्यार से रहेंगे, लेकिन फिर 47 के बाद एक 84 निकल आएगा। कि जो क्रूरता है, जो कट्टरपना है, वो किसी भी पल ऐसे ही उजागर हो जाता है, उसे बहुत ज्यादा समय नहीं लगता उसे उजागर करने में। क्या है इसका कारण, क्या है, इस पर बात की जाए। सहज, ये तो आई थिंक सोचने वाली बात है। मुझे तो अब जैसे हम बात करते हैं कि ये जितनी भी घटनाएं हुई हैं ये हैं तो एक तरह से सियासी, और अगर इसमें हम उस आवाम की कोई ऐसी प्रवृत्ति ढूंढने लगे जहां कि हम सही में उस अदरिंग को जस्टिफाई करते हुए हम दिख जाएं, तो आई थिंक वो तो बड़ा एक दुर्भाग्य होगा। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ आवाम के खून में या आवाम की प्रवृत्ति में ऐसी कुछ अदरिंग है। आई थिंक इसी नॉवल में एक जगह ये भी लिखा था कि उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नाम नहीं था, उसमें सिर्फ ये था कि जो लोग जानते हैं कि तकसीम के बाद उन्हें यहीं रहना है, तकसीम के बाद उन्हें दूसरी तरफ जाना है, वो तकसीम से डर रहे हैं, और जिन्हें पता है कि वो तकसीम के बाद यहीं रहेंगे, वो तैयार बैठे हुए हैं तकसीम के लिए। राइट। तो आई जो अंतर था वो शायद सिर्फ इतना ही था। और इस उपन्यास में काफी बार ये मेंशन किया भी गया कि लोग अंत तक, चाहे वो हो सकता है उनके कुछ पूर्वाग्रह रहे हों दूसरे धर्मों को लेकर, हो सकता है वो जितने हम गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं उस उतने तहजीब में वो न डूबे हुए हों, वो उतना दूसरे धर्मों के लोगों से प्यार ना करते हों, लेकिन हमने जितनी भी कहानियां सुनी है वो वही सुनी है कि हर इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म से है, वो आई थिंक जब तक पार्टीशन हो नहीं गया है वो वंडर ही कर रहा है, वो सोच ही रहा है कि अच्छा पार्टीशन सही में क्या हो जाएगा। आई थिंक इसमें था या किसी और किताब में था, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें यही कहा था कि भाई गांधी के रहते पार्टीशन कैसे हो जाएगा, पार्टीशन तो फिर गांधी की लाश उससे पहले तो नहीं होने वाला। तो तो आम जनता तो आई थिंक इसी धर्रे पर सोच रही थी। आम जनता के लिए तो ये एक बहुत बड़ा सियासी कदम था जो जिसे झेलना पड़ा। तो मुझे नहीं लगता कि हम ऐसी कोई प्रवृत्ति उसमें ढूंढ पाएंगे। राइट। पथिक। जी हाँ, इस किताब में भी अगर हम अंत के भाग में जाए तो वहां पर एक कॉन्वर्सेशन चल रही है दो किरदारों के बीच, और
वहां पर ये बात जो है हम अभी जिसका डिस्कशन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक हद तक वो बात होती है। और वहां पे एक डायलॉग कुछ इस तरीके से है कि इस मुल्क में पता नहीं चलता कब हांडी गुड़गुड़ाने लगे, यहाँ की हम्म सियासत चौपाल के हुक्के की तरह है, जिसके मुंह में नली आए वही जमींदार बन बैठता है। और फिर वहां पे लिखा है कि अभी तो कई बार ये मुल्क टूटेगा, जुड़ेगा, सदियों पुरानी आदत है हुक्मरानों की, कोई दूसरा आके जोड़ दे तो जोड़ दे, खुद नहीं जुड़ेंगे, खुद जुड़ के रहना है तो जमहूरियत क्या है सीखना पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो एक जवाब था जिसके आसपास हम अभी बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगा। और वो एक और बात यही थी कि कितना इनोसेंस बताया गया था लोगों में, तो कि ये सही में पार्टीशन हो भी जाएगा क्या, या ये हो रहा है तो क्या हो रहा है, या फिर कुछ ऐसे वाक्य है जैसे धरती को कैसे कोई बांट सकता है, या फिर वहां पे शुरू में जिस तरीके से वो जो एक टीचर है मास्टर फजलू, वो जैसे बताते हैं कि पार्टीशन कैसे होगा, वो कितना क्रूर होने वाला है, और सुनने वालों को एक आइडिया भी नहीं था कि ये सही में इस इतना इतना एक खराब या भयानक रूप लेने वाला है। तो वो कैसी बात थी कि प्रजा को तो ऐसा भनक भी नहीं थी कि इस तरीके की चीजें होने वाली है, लेकिन फिर वो जिस तरीके से टर्न आउट होता है, और अगेन उसमें कितने दूसरे भी ऐसे कैरेक्टर्स है जो गैसलाइटिंग करने में आई थिंक कंट्रीब्यूट कर रहे थे। वो भी एक दबा हुआ प्लॉट कह सकते हैं कि हमने विक्टिम्स या फिर जिन लोगों पर त्रासदी गुजरी है उनकी कहानियां तो पढ़ी, लेकिन उन दो कैरेक्टर्स के बीच में एक लाइन दो लाइन उनकी भी आ जाती है, जो ये पूरी चीजें कहीं ना कहीं भीड़ में से रहकर कर रहे थे। एक दो ऐसे अननोन कैरेक्टर्स आ जाएंगे या फिर कुछ ऐसी घटना घट जाएगी जहां से लगेगा कि हाँ वैसे तो सब कुछ ही ठीक था, पर ये एक जगह पे कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से इसके जो रिपरकशंस होंगे वो कुछ ज्यादा ही हो जाएंगे। जैसे शुरुआत में एक छोटा सा कैरेक्टर था, आई थिंक मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, बट जो बातें करते रहते हैं, और उस वक्त उसका एक ही डायलॉग सबसे ज्यादा है कि तो ऐसा करके वो पूछता पाली रहता है। करके हाँ किरदार था। हाँ पाली। और उसकी जिस तरीके से उस कैरेक्टर का जहाँ पे एंड होता है, तो वो ऐसे ही है कि वहां पे सोचने वाली बात आ जाती है कि ये तो एक जगह पे नॉर्मल बातें कर सकते थे, सभी मिलके बातें कर रहे थे, और फिर कैसे कोई एक हद तक खिंच गया कि उसका जिस तरीके से पाली का आई थिंक मर्डर होता है, या फिर उसे जिस तरीके से खत्म कर दिया जाता है, तो वो टर्न अराउंड जो है लोगों में, वो एक सोचने वाले थे कि इनोसेंस के साथ साथ कहाँ पे वो बात आ गई कि ये पूरा रुख बदल गया। राइट। और इसमें फिर तारीफ किए बिना नहीं रहा जा सकता गुलजार की उस नजर की, जो इतनी पैनी नजर है, जो इस नजर से इतना कुछ देखते चल रहे हैं। लेकिन उसी बात से मैं ये सोच रहा हूँ कि ये तो आज हम यहाँ बैठकर इतनी बड़ी संख्या की एक त्रासदी को, या इतने बड़े मास स्केल की त्रासदी को जब हम देख रहे हैं, तो हमें हमें शायद वो महसूस ही नहीं हो रहा है। जो कोई एक व्यक्ति अकेला नंगे पैर फटे हाल वहां से चलता हुआ जा रहा था, अपने परिवार से अलग थलग छूटा हुआ, या कोई भी किसी की कोई भी कहानी हो, आप सब मुझे लगता है मुस्कुराए होंगे, या कुछ कुछ एक गुदगुदी महसूस हुई होगी इस बात को पढ़ के, जो 1999 की वॉर है, उस समय का एक किरदार उस समय तक जिंदा रह गया है, पहुंच गया है। और वो क्या सोच रहा है कि स्कूल के लड़के लगते हैं दोनों, अंधेरे में डराते हैं एक दूसरे को, एक ने ईंट फेंकी, दूसरे ने पत्थर, नाखून बढ़ाने में लगे रहते हैं कि नोच लेंगे। बहुत अलग नजर हाँ, है। लास्ट में यही है ना कि रात में वो दोनों सोने नहीं देते हो। आई थिंक फौजी यही कहता है कि ये हाँ, दोनों फौजी। रात में सोने नहीं देते। हाँ। तो आप सोचिए कि बाहर जो है बमबारी हो रही है, और एक इंसान कह रहा है कि ये जो बमबारी हो रही है ये सिर्फ मेरी नींद में खलल डाल रही है, और कुछ मेरी जिंदगी पे शायद इसका कोई असर नहीं है। तो ये हाँ, मैं वही आ रहा था अपने कि आप में कितनी इतनी। बड़ी नजर है और कितनी इंडिविजुअलिस्टिक है।
मतलब एक इंसान क्या महसूस कर रहा है वो सोचने की कोशिश करो कभी कि आप जब अगर आप पर ये आ गई, आप दंगे में फंस गए, आप कहीं से गुजर रहे हैं, वो क्या है? आई थिंक सहज, और पता है आई थिंक जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि जो पार्टीशंस पर जितना भी काम है, जितनी रचनाएं हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं इनको। और मुझे लगता है इन इन सारी रचनाओं का मोटिव वही है जो तुमने बताया, जो तुम जहां तुम पहुंचे हो वहीं पर शायद एक लेखक का मोटिव होता है कि वो हर पाठक को वहां पर पहुंचाए। कि ये जो हम्म। असल में हम गिनती कितनी भी कर लें, हम कहें 1.5 करोड़ लोग मर गए, 2 करोड़ लोग मर गए, इतने करोड़ लोग माइग्रेट कर गए, लेकिन जब मतलब ये अपने आप में एक इंडिविजुअल लेवल पर, एक व्यक्तिगत तौर पर इतनी बड़ी त्रासदी है। देश ने तो झेल लिया, देश तो निकल गया। देश की बात करें तो 47 के बाद इतने साल हो गए और हमने दुनिया में नाम कर लिया, अलग अलग तरह की तरक्कियां कर ली। हम अपने स्थान देखते हैं कि हमारा पहले स्थान पे है देश, इसमें दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पर है। लेकिन उस पूरी त्रासदी में जो इंडिविजुअल्स पर जो चीजें गुजरी हैं, वो क्या किसी इंसान पर कभी गुजरनी चाहिए? और क्या इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान होगा जो उस तरह की त्रासदियां त्रासदियां झेलने लायक है, या वो झेलना डिजर्व करता है, या कभी उसे झेलना चाहिए? आई थिंक आई थिंक केंद्र जो है इन उपन्यासों का, इन रचनाओं का यही है कि वो या जो उससे अनछुआ है? क्या कोई भी इंसान ऐसा है जो ऐसी किसी त्रासदी से अनछुआ है? मतलब वो कल्पना से बाहर है। एक इंसान अपना पूरा घर परिवार छोड़कर मौत से खेलता हुआ नंगे पैर, और उसमें एक जगह है कि अ, अपने ही परिवार के लोग जब बीमार पड़ जा रहे हैं, जो गिर जा रहा है चलते हुए, माइग्रेट करते हुए रास्ते में, जब एक ही अपने ही परिवार का इंसान भी गिर जा रहा है, तो परिवार के लोग उसे भी उठा नहीं रहे हैं। वो सोच रहे हैं गिर हाँ। गया तो गिर गया, हमें आगे चलते रहना है। आप ये चैलेंज और ये दुख हम हमारी कल्पना से बाहर है। हम अभी भी सिर्फ पढ़कर थोड़ा गलत महसूस, गंदा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक हमने महसूसा नहीं है ये दर्द। सही बात है, बिल्कुल। वही फिर एक पॉइंट पे आकर हम सब निशब्द हो जाते हैं कि अब क्या इससे आगे कहा जाए, क्या किस चीज पर बात की जाए, किसे सुंदर कहें, किसे बदसूरत कहें, क्या हो। अ, खैर, एक और जो आपने बात अभी की ना कि एक इंसान जो व्यक्तिगत तौर पे सिर्फ वो नींद में खलल पड़ रहा है उसकी, वैसा ही कुछ और थोड़ा पहले था कि जहां पर आहिस्ते आहिस्ते उनका जो माइग्रेशन है, उसका जो सफर है, वो जब खुल रहा था धीरे धीरे, तो एक पॉइंट पे ट्रक में बैठे बहुत सारे लोगों के को पानी नहीं था, उनके पास कोई पानी नहीं था, वो पानी खत्म हो चुका था। फिर उन्हें एक कोठी मिलती है जहां पर लुटेरे हैं। लुटेरों ने अपना डेरा बनाया होगा कभी, पर इस समय वहां पर कोई नहीं है। लेकिन वहां पर एक घड़ा पानी मिल जाता है इन लोगों को। तो एक पंक्ति लिखी है कि भला हो लुटेरों का, एक घड़ा पानी मिला सबको। अब ये लुटेरों का भला हो वाली जो पंक्ति है, ये इतनी कल्चरल और इतनी ये हमारी बात है कि ये शायद दुनिया में और कहीं ढूंढे मिले, मिले ना मिले नहीं पता। लेकिन इसे भी पढ़कर मुझे आनंद आया और मैं शायद ये कहीं जिक्र करना चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही में मैं भी वही एड्रेस करना चाहता था कि इसकी जो वन लाइनर्स है ना, वो इतने डीप है कि उस पे अलग से एसेज लिखे जा सकते हैं कि ये कौन से इमोशन को छू कर आता है, या कौन सी कल्चरल जो एक ऐसी बात है जो रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिल्कुल, और जो आपने बताया तो वही कि मैंने ऐसी छोटी छोटी बातों को किताब पढ़ते वक्त अंडरलाइन किया था। अगर अभी हम देखें तो वो कोई कोट नहीं है, जैसे आपने हम्म। कहा था कि भला हो इन लुटेरों का, तो ये कोई भी कोट नहीं है, लेकिन जिस सिचुएशन में वो निकला है, या अ, जो डिस्क्रिप्शन उस इवेंट का था, वहां पे कितना वो मायने रखता था, वो अपने आप में एक अलग बात थी। तो वो तो बिल्कुल बहुत सटीक था। बिल्कुल यार। आई थिंक कोई भी। भाषा और एक्सप्रेशन के स्तर पर तो गुलजार का कोई हाथ पकड़ नहीं सकता। और कितना भी हम क्रिटिसिज्म उनका सुनते हैं इंटरनेट पर, देखते हैं, लेकिन मैं तो भाषा और जो जो एक्सप्रेशन है, मैं तो फैन हूँ गुलजार का उसका। सही में भाई, सही में। और मेरे कमरे में पोस्टर भी है, जिंदगी गुलजार है। जो कि बहुत ही, आज मैं मेरे मुझे ये ख्याल आ रहा था कि जिंदगी गुलजार क्यों है। ये एक कुछ ये मेरा फिर उस उन्हीं में जिसमें अक्सर पढ़ा रहता हूँ कि जो जो मेरी प्रिविलेज है, ये उसी से तो ये बात निकल रही है कि गुलजार है वो रोटी कपड़े की लड़ाई के बाद जिंदगी
मजेदार है ना। कोई ऐसी बात आप कहना चाहते हो जो इस डिस्कशन में अभी तक नहीं हुई पथिक, तो आप उस बात को करें, फिर हम इसे कंक्लूड करेंगे। श्योर। तो आई थिंक आपने बहुत ही एक अच्छी चीज यहाँ पे, जो एक कॉन्सेप्ट है उसका यहाँ पे मेंशन किया। और मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं पिछले शायद 1-2 सालों में से बहुत ज्यादा ही सोच रहा हूँ कि ये जो प्रिविलेज वाला जो शब्द है, मुझे वही लगता है कि हम कुछ भी चीज अगर हम आज यहाँ पे बैठकर इस किताब पे बात कर रहे हैं या उसे डिस्कस कर रहे हैं, और वो हम इतनी आसानी से कर पा रहे हैं बिना कोई ट्रॉमेटिक पास्ट को एक्सपीरियंस किए हुए, तो वो हमारी प्रिविलेज है। और जो सारी ये जो बातें हैं जहाँ से हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हैं, नया सीख रहे हैं, वो सब एक प्रिविलेज के बाद शुरू होता है। तो वो जो बेसिक नीड्स का एक जो पिरामिड होता है, कि जहाँ पे 5 स्टेजेस दिए गए हैं, कि इंसान की सबसे बेसिक नीड है कि फूड, शेल्टर, सिक्योरिटी। उसके ऊपर थोड़ा सा जाए तो आता है कि सेल्फ एस्टीम। उससे भी थोड़ा ऊपर जाते हैं तो रिलेशनशिप्स आते हैं उसके, और फिर आता है उसका एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आजकल के जो पूरे डिस्कशंस चल रहे हैं, एक्सप्लोरेशंस जो चल रहे हैं, या फिर हम लोग अगर कहीं बात कर रहे हैं, तो हम अपने सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर नीचे के स्टेजेस देखे जाए, जो इस किताब के कैरेक्टर्स एक्सपीरियंस करके आए हैं, कि उनकी सेल्फ एस्टीम कहीं पर नहीं रही थी, उनकी जो रिलेशनशिप्स थी उसका कोई वजूद वहां पे नहीं रहा था, बेसिक सिक्योरिटी और शेल्टर, फूड का तो सवाल ही नहीं था वहां पे। तो वो सारे ही बेस के बिना उन्होंने जिस तरीके से सरवाइव किया है, तो उससे बस एक बार सोचा भी जाए तो बहुत अलग सा एक शायद ऐसा होगा कि आपके अंदर एक वॉइड क्रिएट होगा, या आपको ये होगा कि आप जिस जगह पे हो वहां से इसे महसूस कर पाना भी एक बहुत बड़ी बात है। ना सिर्फ ये जान पाना कि उन्होंने क्या क्या झेला है या वो किस स्थिति से बाहर आए हैं। तो वही कि इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि आप कौन सी प्रिविलेज में हो और आप किसकी बात कर रहे हो और वो किस स्थिति में है, उसका हमेशा एक कॉन्शियस ख्याल जो है वो बना रहे। तो ये एक बात है। राइट यार, बहुत ही सही बात। और मैं सच में उस शब्द से अभी थोड़ा दूर था शायद, लेकिन वॉइड जो शब्द आपने कहा, मैं उससे इत्तेफाक रख पा रहा हूँ। जो क्रिएट होता है थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन आप इस तरह का कुछ पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक वॉइड मैंने महसूस किया। बिल्कुल। भैया, आप कुछ कहना चाहते हैं इसे खत्म करने से पहले? आई थिंक मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं था, लेकिन पथिक की बात से मुझे एक चीज जरूर याद आई कि जब मैं ये उपन्यास पढ़ रहा था, तो अजीब सी बात है, लेकिन मैं क्योंकि हम आज की राजनीति में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जो है सांप्रदायिकता के इर्द गिर्द भी घूमती हैं, और धर्मों का खूब इस्तेमाल हो रहा है हमारे चुनाव की जो वो होती हैं, रैलियां होती हैं, और चाहे वो संसद हो, कहीं भी हो, धर्मों का काफी इस्तेमाल हो रहा है। अलग अलग धार्मिक स्तर पर अलग अलग बिल बनाए जा रहे हैं, अलग अलग कानून बनाए जा रहे हैं। तो मैं सिली सी चीज है, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर हमें कभी अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ फेस करना पड़े जैसा कि पार्टीशन था, तो क्या हम उस क्लास से, और क्या हमारे प्रिविलेज उतने इनफ हैं कि हम उस त्रासदी से बिना कुछ नुकसान के बाहर निकल जाएं। मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा था। और ये अपने आप में एक बड़ी अश्लील सी भी बात है कि आप अपने प्रिविलेज को नाप तोल रहे हो, लेकिन इंसानी जान और इंसानी मन आपसे क्या सोचवा रहा है, आपके बस में नहीं है वो। तो मैं ये भी जानना चाह रहा था कि क्या तुमने कुछ ऐसा पढ़ा है कि जैसे हम जितनी भी मैंने कहानियां पढ़ी हूँ उसमें हमेशा ये दिखाया गया, या एक हिंट तो जरूर है कि इस त्रासदी का सभी वर्गों पर बराबर असर पड़ा है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। हमने फिल्में भी ऐसी देखी हैं। अगर देखें तो अमरीश पुरी जो है वो आई थिंक एमएलए या मेयर है कहीं का, और वो उसके परिवार को भी वो चीज झेलनी पड़ी। तो मतलब मैंने, क्योंकि इससे जुड़ती हुई कोई चीज ऐसी नहीं पड़ी कि अलग अलग वर्गों पर क्या, क्योंकि हम अपने जैसे अब इसकी अब जो कोरोना में जो माइग्रेशन हुआ है
लॉकडाउन में जो माइग्रेशन हुआ है उसका सीधा असर जो निम्न वर्ग है उस पर पड़ा है। जो लोग अपने नंगे पैरों से सड़कों पर चले हैं वो हमारे वर्ग से, हम प्रिविलेज क्लास के वर्ग से आने वाले लोग नहीं थे। वो जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, जो मजदूर वर्ग है, जो वर्किंग क्लास वर्ग है, उसी से आते थे। तो तुम्हारे कुछ ध्यान आता हो तुम दोनों के, कुछ ऐसा तुमने पढ़ा हो जो कि उस त्रासदी में किस वर्ग पर कितना असर पड़ा हो, उसके इर्द गिर्द कोई स्टडी हो, और तुम्हें निजी तौर पर ऐसा क्या लगता है कि मतलब कोई अंतर था उसमें कि कोई पैसा था तो वो उस वक्त बच गया उस चीज से, उसे माइग्रेट करने में आसानी हुई होगी, हुई तो होगी आई थिंक, कुछ तो आसानी हुई होगी। बिल्कुल हुई होगी, बिल्कुल हुई है। ऐसी कहानियां हैं। जैसे कि एक किताब है रेमनेंट्स ऑफ अ सेपरेशन, आंचल मल्होत्रा की लिखी किताब है, दिल्ली की बेस्ड है। तो उन्होंने अलग अलग लोग मुलाकात करके, जो अभी तक, जैसे मैंने कहा ना कि बुजुर्ग लोग जो अभी तक जिंदा हैं, जो उसे आंखों देखी बयान कर सके। तो ऐसी कई कहानियां मैंने उसमें देखी हैं कि जो फ्लाइट से आए थे उस समय पे, अपने कुत्तों वुत्तों को भी लेकर आए थे साथ में। और ये तो बड़ी कॉमन सी बात है कि अगर आप पंजाब में इधर उधर कुछ कहानियां सुनेंगे तो ज्यादातर किसी कॉमेडी में भी ये बात की थी कि हम सब जो मिडिल क्लास रिफ्यूजीज हैं दिल्ली के या पंजाब के, वो सब वहां पे बहुत जमीनें छोड़ के आए हैं। कि ना यहाँ पर कहानी आपको यही सुनाई जाती है कि हमारी तो उस तरफ जी बहुत जमीनें थी, यहाँ आकर हमें कुछ नहीं मिला। तो ये उसी मिडिल क्लास और उसी प्रिविलेज की बात है जिसमें मैं विचरता हूँ, जिसमें मैं उठता बैठता हूँ। तो निजी तौर पे आपने पूछा कि स्टडी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ वो एक किताब एक रेफरेंस है। उसके अलावा निजी तौर पर तो मैं यही कह सकता हूँ कि हाँ, हमारे यहाँ तो ना बहुत जल्दी वो कबूल करना भी नहीं है कि हम गरीब हैं। हाँ, हमारे यहाँ नहीं या है हम वो। वो भी या कबूल नहीं हम करते। अमीर हैं, हाँ वही जो हमने मिडिल क्लास में बात की थी कि हम मिडिल क्लास हैं, हाँ, लेकिन हमारी वहाँ जमीन है। हम मिडिल और आई क्लास है थिंक जैसे, लेकिन हमारे पास इनफ नहीं है, लेकिन हमारे पास वो दोनों हाँ, तो चीजें। जैसा पथिक ने कहा कि हमें प्रिविलेज याद रखना है, आई थिंक उससे ये भी तो है कि अगर सही में वाकई अगर आपका पैसा पैसा हर हर त्रासदी में मदद तो करता ही है एक लेवल पर, तो बिल्कुल सेम वाकई। कोरोना का जो आपने एग्जांपल दिया कि हिट तो अब यहाँ पर भी हिट तो पहले हम यही कह रहे थे ना कि ये तो अमीरों को होती है बीमारी। इनफैक्ट आप कुछ मजदूर वर्ग से आप किसी से मिलते थे तो वो भी यही आपसे कहते थे कि ये तो अमीरों को होती है, हमारी हमारी बीमारी नहीं है ये। और आज तक भी और कई नहीं। लोगों के दिमाग में हुआ ये, लेकिन हम्म। फिर भी हम देख पा रहे हैं कि असर कैसे कैसे ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है और कितना ज्यादा होता है। वाकई। और इसी चीज को इसी चीज को उस चीज से जोड़ें जो तुमने मुझसे पूछा था कि क्या कुछ ऐसा अदरिंग वाला मामला है या फिर, और देखो उसी उसी सवाल के जवाब में एक बात ये भी आती है कि हम आजकल सोचते हैं, ये वंडर करते हैं, जैसे पथिक ने बताया वो कि लिखा है कि वो हांडी कभी 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 भी वो गुड़गुड़ाने लगती है, लेकिन उस हम्म हांडी में गुड़गुड़ाने के लिए जो जो अंदर सामान है वो कौन प्रोवाइड करा रहा है। मतलब हम्म ये कहते हैं कि सारे जो फैसले हैं वो सियासी फैसले हैं और राजनेता जो फायदा उठाते हैं, लेकिन राजनेता जिस चीज का फायदा उठा रहे हैं वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है हमारे समाज में, वो भी कोई मतलब नेग्लेक्ट करने लायक बात नहीं है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वही बात है कि सांप्रदायिकता और उसके वो जिन चीजों की, जिन त्रासदियों का कारण बनती है, वो कारण फिर कहीं ना कहीं अपर क्लास, मिडिल क्लास, जो कि जिसके पास सर्वाइवल का सवाल नहीं है, जो कि धर्म में घुसा हुआ है या फिर अपने अपने अहम में घुसा हुआ है, अपनी पहचान में ज्यादा घुसा हुआ है, वो इन त्रासदियों का कारण बनता है। और उन कारणों को झेलना किसे पड़ता है, जो कि निम्न वर्ग से आ रहा है। तो जो पथिक ने कहा कि यहाँ पर भी आपको अपने प्रिविलेज पहचानने की बहुत जरूरत है कि कहीं वो लॉन्ग रन में इतनी बड़ी त्रासदी बनकर हमारे सामने उभर के ना आ जाए। ये जो बात कही ना, उससे कहीं ना कहीं दो लोग का जो मेटाफर है ना, वो मेरे पर्सपेक्टिव में एक कुछ नया सा एक हिस्सा ऐड कर रहा है कि जब हम बात कर रहे हैं कि ये सियासती है और ये जनता है, या फिर ये दो हिस्से हैं, और फिर आपने कहा कि कोई तो है जो इसको भी प्रमोट कर रहा है, तो ये शायद वही बात है कि जैसे बुक में कहा गया है कि दो लोग जो है वो पहले एक थे, पर उसके बाद कुछ घटनाएं हुई और दो अलग हो गए। तो शायद यहाँ पे भी ऐसी ही बात हमें देखनी चाहिए कि हम दो लोगों को, दो शब्दों को एड्रेस कर रहे हैं, सियासत और लोगों को।
लेकिन हकीकत में देखा जाए तो उन्हें एक होना चाहिए था, जो हम हमारी बात में सोच भी नहीं सकते या इतनी इजीली ला भी नहीं सकते दोनों का। वाकई। तो वही वाकई। जो दो लोग की बात थी, वो यहाँ पे हमें दो लोग दिख रहे हैं कि अ, एक एक जो सियासत है और एक जो है वो अ, जिस पर सियासत का हक चलता है। तो वो भी ऐसे दो लोग हैं जो बिछड़ चुके हैं लेकिन जिन्हें एक रहना चाहिए था। हम्म बहुत ही जरूरी बात पर हम यहाँ पर इसे खत्म कर रहे हैं। प्रतीक, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे अक्कड़ बक्कड़ पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। बहुत सारी बातें आपसे ऐसी सीखने को मिली जो शायद हम दोनों के पर्सपेक्टिव से अलग थी, इसलिए जरूरी थी। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट को यहाँ तक पूरा सुनने का। अगर आप बहुत अच्छी कहानियां, कविताएं और समीक्षाएं, ट्रांसलेशंस पढ़ना चाहते हैं तो आ जाइए poshampa.org पर। यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताएं poshampa.org@gmail.com पर, या जहां भी आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं वहां कमेंट, फॉलो, शेयर जरूर करें। शुक्रिया।